नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज और जैसा कि आप प्रशस्ति स्टूडियो पर बहुत सारे लोगों के विचार सुनते रहते हैं, तो आज एक बहुत विशिष्ट विचार के साथ हमने अपने स्टूडियो में एक बहुत ही वैचारिक व्यक्तित्व को आमंत्रित किया है, जो पेशे से तो वकील हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहते हैं और आम जनता को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहते हैं। यूँ कहिए कि अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद को, जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये न्याय व्यवस्था में पूरी तरह से सक्रिय हैं, जिससे घर की ज़रूरतें भी पूरी हों और समाज की ज़रूरतें भी पूरी हों। लेकिन इनके जीवन का एक पक्ष ये है कि ये भाषा के बड़े अच्छे जानकार हैं। इन्होंने हिंदी को प्रचारित प्रसारित करने के लिए बहुत मेहनत की है और आज भी कर रहे हैं। एक पंक्ति में इनको कहें तो ये बहुत अच्छे संस्कृति कर्मी और समाज कर्मी, ये इनके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ रहा है। तो मैं आपको परिचय करा दूं, हमारे बीच में है राकेश गुप्ता जी। तो हमारे सारे दर्शक एक बार राकेश जी का स्वागत करेंगे। राकेश जी मूलतः महाराजगंज जनपद से हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है और जीवन के तमाम सारे पड़ावों से गुजरने के बाद ये समाज सेवा के लिए अपने जीवन को बहुत हद तक समर्पित करने की ओर अग्रसर हैं। तो राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रशस्ति स्टूडियो के दर्शक आज आपको सुनकर आपकी बातों से ज़रूर लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा सोचना है। और जिस तरह की आपकी मेधा है, आपकी क्षमताएं हैं, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि लोग आपको सुनकर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी राकेश जी, आप वकालत पेशे से जुड़े हैं। जी, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और मतलब तमाम बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। मैं कुछ एक बातें आपसे जानना चाह रहा हूं। ये जो न्याय व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो आम आदमी है, मान लो एक किसान है, मजदूर है, और आम तौर पर कोई ना कोई गांव का आदमी, कोई ना कोई चिढ़ने वाला, गांव का प्रधान, सरपंच से लेकर पुलिस या कोई एक आम आदमी को किसी न किसी मुकदमे में अपना प्रभाव या वर्चस्व स्थापित करने के लिए फंसा देता है। ऐसे में उस आदमी को न्याय की प्रक्रिया का एन भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है, शुरुआत भी नहीं मालूम है। वो आदमी कचहरी आता है, एक वकील करता है और वकील के हाथों में अपनी एक पूरी जीवन की जो यात्रा है, धन भी सौंप देता है और अपना भविष्य भी सौंप देता है कि आप साहब जैसे करिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो भाषा है वो बहुत बड़ी बाधा है। वो जो भाषा समझ रहा है वो न्यायपालिका की भाषा नहीं है। भारत में आज भी न्यायपालिका की भाषा अंग्रेजी है या ज़िरह के रूप में उर्दू के तमाम सारे शब्द उसमें प्रयोग में किए जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा राकेश जी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या सुधार की ज़रूरत है, कैसे आम आदमी को न्याय मिल सकता है, कैसे आम आदमी आश्वस्त हो सकता है, वो भी अपनी मुकदमे की पैरवी कर सकता है, वो भी जान सकता है कि मेरे मुकदमे में क्या हो रहा है, क्योंकि जो कुछ मिल रहा है सब कुछ अंग्रेजी में है। तो किस तरह से इसको हम आगे ले जा सकते हैं, इसका प्रसार कर सकते हैं? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया और ये आपकी उदारता है कि मेरा एक आपने ऐसा परिचय दिया। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान या बहुत बड़ा कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, मैं उन बातों को सबके साथ बांटना चाहूँगा, उन प्रश्नों को जिनको मैंने कार्य करते हुए अनुभव किया है और जिन प्रश्नों से मुझे जूझना पड़ा है जी, एक प्रोफेशनल के तौर पर और एक नागरिक के तौर पर। न्याय व्यवस्था पर बातचीत करने के पहले थोड़ी सी बात हम लोग इस पे ज़रूर कर लें कि भारत में जो ये न्याय व्यवस्था भी है उसमें अंतर्निहित बातें क्या क्या हैं जी। जैसे एक सामान्य जुमला है, गांव का जो सबसे बदमाश आदमी होगा जी, जो आम तौर पर कचहरी का चक्कर लगाता होगा जी, जिसके पास जीवन निर्वाह का कोई निश्चित कार्यक्रम है या पैसा है कि नहीं, लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो कचहरी और वकीलों के अगर चक्कर लगा रहा है तो उससे उस गांव के लोग डरते हैं। क्या बात। और
एक सामान्य व्यक्ति के लिए, जो सामान्य गृहस्थ होता है, किसान है या कुछ है, उसको एक वाक्य अगर कह दिया जाए कि चलो मैं तुमको कचहरी में देख लूंगा, तो यह एक धौस जमाने की बात होती है। क्या बात है। जब किसी व्यक्ति को कचहरी आने की बात कही जाती है, न्यायालय आने की बात कही जाती है, तो कहीं से भी उसका यह एहसास, यह अनुभव नहीं बनता है कि चलो भैया हम तो न्याय के मंदिर में जा रहे हैं। उसको लगता है मतलब धौस जमाने के लिए, भैया अब तो मेरा जो है भाई यहीं कुछ ले दे के निपट लो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता। माफ कर दो भाई, मुझे कचहरी खींच के मत ले जाओ। कहीं न कहीं वह कचहरी जो है, जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं, बड़े अच्छे शब्दों में जुडिशरी कहते हैं, वह किसी न्याय की छाव साबित होगा एक सामान्य व्यक्ति के लिए। ये कम से कम पब्लिक परसेप्शन नहीं है। पब्लिक परसेप्शन है कि वह एक ऐसी जगह है जहां पे कोई प्रभावशाली व्यक्ति, कोई तिकड़मी व्यक्ति उसको फंसा देगा और उसका जीना दूभर कर देगा। ये एक बड़ी समस्या है। राकेश जी, ये सच है? परसेप्शन आपने जो कहा ना, हाँ। परसेप्शन है या सच है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। हाँ, इसका थोड़ा सा जो मैं उत्तर दे सकता हूं जी। देखिए, एक हमारे पास पुरानी नागरिकता थी, पुराने समाज की, भारत के संविधान के आने के पहले जी। भारत में पूरी तरीके से एक वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, लेकिन इन्हीं के भीतर से हमारे जो स्थानीय जो संस्थाएं थी, कोई भी सत्ता प्रतिष्ठान अंग्रेजों के आने के पहले हमारे गांव के भीतर नहीं घुसा हुआ था। हमारे गांवों के भीतर ज्यादातर हमारा जो जीवन था, ज्यादातर जो जनसंख्या थी, वो गांव में होती थी जी। उसमें सत्ता प्रतिष्ठान ज्यादा से ज्यादा कर लेने के लिए घुसता था, टैक्स जी। इससे ज्यादा सत्ता की पहुंच गांव में नहीं होती थी। गांव की अपनी जो भी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था थी, वो अपनी उन पुराने विद्रूपताओं के साथ, जो जाति व्यवस्था के कारण जो अन्याय था, वर्ण व्यवस्था के कारण जो अन्याय था, उन अन्यायों के भीतर से जो न्याय निकलता था, उससे वो जरूर ओतप्रोत था, जिसको कहीं न कहीं मुंशी प्रेमचंद के पंच परमेश्वर में देखा जा सकता है। वो न्याय जैसा और जितना था, हम ये नहीं कह सकते कि वो संपूर्ण न्याय था। न्याय की जो भी अवधारणा थी उस समय के भीतर, नैसर्गिक न्याय तो हमेशा ही रहा है, तो उसके भीतर वो सरल था, सहज था और फ्री में था। फ्री में मतलब वो समाज के दायित्व के तौर पे था। फ्री कुछ नहीं होता है, वह समाज के दायित्व के तौर पे था। जो ग्राम इकाइयां बनती थीं, जो गांव के लोग होते थे, उनके जीवन का एक नागरिक कर्तव्य होता था कि कोई पीड़ित व्यक्ति अगर है तो उसको न्याय प्रदान किया जाए। तो वो त्वरित भी था और बिना किसी शुल्क के था। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अंग्रेज वो पहले थे जिन्होंने हमारे गांव-गांव में प्रवेश किया। उनकी पुलिस पहुंची गांव में चौकीदार के माध्यम से। और शायद सबको पता होगा कि लॉर्ड क्लाइव ने यह देखा कि उसके अधिकारी जो है बहुत रिश्वत ले रहे हैं। उसने जो है 2000 रुपए से अधिक के उपहार पर रोक लगा रखी थी। आप जरा सोचिए, 1747 में 2000 रुपया आज का कितना हो सकता है? बिल्कुल। मुझे लगता है कुछ 100 करोड़ रुपए होंगे वो। बिल्कुल। तो जब उसने रोक लगाई, प्रतिबंध लगाया, तो 2000 रुपए से अधिक तक के उपहार पे रोक लगाई। तो ये जो न्याय व्यवस्था बनी, वो इस भ्रष्टाचार के लिए बनी और एक ब्रिटिश सत्ता को स्थापित करना था। उस ब्रिटिश सत्ता की धौंस जमाने के लिए न्याय व्यवस्था का निर्माण किया गया। उसके साथ कुछ और चीजों ने अपनी कॉम्पेटिबिलिटी बनाई। जैसे भारत में जो चली आ रही जाति वर्चस्ववादी व्यवस्था थी, वो भी उसके साथ एसेमिलेट होती गई। भारत में चली आ रही जो सामंती व्यवस्था थी, वो भी उसके साथ एसेमिलेट हो गई। तो जो अंग्रेजों ने जो न्याय व्यवस्था दी, वो एक औपनिवेशिक प्रभुत्व,
भारत में जो उनके सामाजिक अवलंब सामंत थे वो सामंती प्रभुत्व, और सामंत भी ज़्यादातर चूंकि उच्च जातियों के थे तो जातीय प्रभुत्व का एक सम्मिलित योग था जिसने एक न्याय व्यवस्था के रूप में जन्म लिया और इमर्ज किया, तैयार हुआ। और भारत के संविधान ने बहुत कुछ करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से न्याय के जो दो महत्वपूर्ण अवयव हैं, पुलिसिंग और कोर्ट कचहरी न्यायपालिका जी, ये दोनों में किसी भी तरह का कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। वो हाँ, उसी सामंती, उसी जाति, पहले भी चूस लिया जाता था, उसी औपनिवेशिक उसके साथ चले आ रहे हैं। जब इंडियन पुलिस एक्ट बना 1857 तक पुलिस नहीं थी भारत में। संभवतः 1858 में इंडियन पुलिस हर राज्य की अपनी एक सेना टाइप की हुआ करती। हाँ, तो जो सेनाएं होती थी, अंग्रेजों की सेना ही पुलिसिंग का काम करती थी, कोई पुलिस का वो सिस्टम नहीं था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, हर गांव में एक चौकीदार बनाया। उसको 1 आना या 2 आना ऐसे तनख्वाह मिलती थी, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज थी। और जो चपरासी का जो चपरास होता था वो ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक होता था। उसको देख के लोग आतंकित होते थे, डरते थे। तो एक एक गांव में उन्होंने प्रवेश किया, और जब पहली बार इंडियन पुलिस सेवा के गठन की बात आई और पुलिस थानों के निर्माण की बात आई तो सिर्फ 70,000 पुलिसकर्मियों के भर्ती की बात थी। तो ब्रिटेन में जो उसके सरकार थी उसने मना कर दिया कि इतना फंड हमारे पे कहाँ आएगा। तो यहाँ से कहा गया कि वायसराय के द्वारा कहा गया कि आप सिर्फ अनुमति दें, फंड हम जनरेट कर लेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि पुलिस वालों की तनख्वाह बहुत कम हुआ करती थी, बहुत कम हुआ करती थी। अभी आपकी याददाश्त में चौकीदार की तनख्वाह 1 रुपया हुआ करती रही होगी, बहुत बाद में 100 रुपया हुआ था उसका महीने में। हाँ, लेकिन उसको भी तो उसी में अपना पूरा उसको जीवन देना, फुल टाइम वर्क है वो, पुलिसिंग फुल टाइम वर्क है, 24 घंटे की ड्यूटी है। तो बहुत कम तनख्वाहों के साथ और इतने अधिक अधिकारों के साथ, यानी कि इंडियन पुलिस के संरचना में ही, संरचनागत जिसको कहते हैं, इनहेरेंट है भ्रष्टाचार, इनहेरेंट है औपनिवेशिकता, इनहेरेंट है औपनिवेशिक मूल्य, इनहेरेंट है जो है क्या नाम है, सामंती मूल्य, इनहेरेंट है उच्च जातीय मूल्य। ये जो आप बात कर रहे हैं ये अंग्रेजों के समय की बात कर रहे हैं, हाँ, या आज तक की बात कर रहे हैं, आज अब तक? क्या इसको कोई झटका दिया गया? हमने 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान, भारत का वह संविधान जो इस देश के नागरिकों की ओर से इस देश के नागरिकों को अर्पित किया जाता है, हमने स्वयं को अर्पित किया। लेकिन हमने स्वयं को कितना अर्पित किया? हम कितने नागरिक हैं? हमने एक पुरानी नागरिकता की बात की। पुरानी नागरिकता में औपनिवेशिक मानसिकता के तत्व थे, सामंती मानसिकता के तत्व थे, जातीय श्रेष्ठता के तत्व थे। और यह जातीय श्रेष्ठता सिर्फ उनमें नहीं थी जो उच्च जातीय लोग थे, जो निम्न जातीय लोग थे उन्होंने उसको ज्यादा स्वीकार कर रखा था। पाखंड, धार्मिक पाखंड का तत्व था। तो इसीलिए जब संविधान का अनुच्छेद 14 आता है तो 14 राइट टू इक्वलिटी लेके आता है, लेकिन जो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 तक है। आर्टिकल 15 जी, 16, 17 और 18 अनुच्छेद तक आता है। एक अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, एक स्पेसिफिकली कहता है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेद नहीं करेंगे। लेकिन मजेदार बात सुनिए, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 14 की जो भाषा है वो नेगेटिव सेंटेंस है। आमतौर पर हम जब कोई बात कहते हैं तो भाषा के लिहाज से पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो क्या हम ये माने कि हमारे संविधान निर्माताओं के पास भाषा की समझ नहीं थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भाषा में बहुत समर्थ थे, लेकिन जानबूझकर, मेरी ऐसी समझ है और मैंने इसको कई जगह कहा भी है कि जानबूझकर अनुच्छेद 14 को नेगेटिव सेंटेंस से शुरू किया गया। स्टेट शैल नॉट डिनाई, राज्य मना नहीं करेगा। किस बात के लिए? नागरिकों को समता का अधिकार देने से। ठीक है ना? इसका कारण क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात का एक रिजनेबल अप्रहेंशन था कि राज्य में बैठे हुए जो लोग होंगे वो तो डिनाई करने ही जा रहे हैं कि हम तुमको समता का अधिकार नहीं देंगे। इसे ना तो उनको रोक दिया, कहा ना
तुम मना नहीं कर पाओगे समता का अधिकार देने से। अब ये तो हो गई 26 जनवरी 1950 की बात, यानी उस दिन से समता देने की बात। लेकिन उस असमानता की बात कैसे की है? जो एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटी थी, जो चली आ रही असमानता थी, जाति व्यवस्था के कारण, धार्मिक व्यवस्था और संस्कारों के कारण, हमारे सांस्कृतिक जो हमारे मूल्य थे उसके कारण, हाँ, कि जहाँ एक 80 साल का निम्न जाति का बूढ़ा 10 साल का किसी ब्राह्मण का बच्चा गांव में जा रहा है तो अपनी चारपाई से उठ जा रहा है और पंडित जी पाला की कह रहा है। यह जो एकदम से उसकी जो दीक्षा हुई है सदियों से, इस असमानता की, जिस असमानता को लेकर हम खुद भी सजग नहीं हैं, हम उसी असमानता को अपना धर्म समझते हैं। इस स्तर पर जो असमानता बनी हुई है, इसीलिए आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 बनाया गया। हाँ, लेकिन क्या पदवियां खत्म हो गई? आज भी लोग जब बात कहते हैं तो किसी अमुक खानदान के, हम फला कुलीन खानदान के हैं, अमुक महाराज कुमार हैं, आज भी कहा जाता है फला युवराज हैं, फला जी हैं। जो उपाधियां हैं, जो जातीय उपाधियां हैं, शुक्ला, त्रिपाठी, मिश्रा इत्यादि इत्यादि, ठीक है ना, यह भी किसी न किसी पर्टिकुलर कुल, खानदान या श्रेष्ठता को ही बयान करने वाले हैं। संविधान का एक अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 पे काम जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 यह कहता है कि इस संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि से वे समस्त कानून जो पहले से प्रचलन में रहे हैं या आज के बाद प्रचलन में होंगे, यदि वे संविधान के इस भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाते हैं तो जिस ही सीमा तक वे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाएंगे, वे उस हद तक शून्य होंगे। कानून दो तरह के होते हैं, एक जो लेजिस्लेशन बनाता है और एक जो समाज में प्रचलित होती है रूढ़ियां, परंपराएं कानून के ही रूप में। तो क्या आज तक हम विभिन्न तरह की ऐसे सामाजिक कानूनों को, ऐसी रवायतों को जो अलग अलग संस्थाओं में हैं, जैसे ही हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो चाहे वो सड़क हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे स्कूल हो, वो सब डायरेक्ट पार्लियामेंट या विधानसभाओं के बनाए हुए कानून के भीतर आए या ना आए, किसी न किसी सामाजिक कानून से संचालित होते हैं कि अमुक मंदिर में आप ये नहीं जा सकते, अमुक मंदिर का ये वो नहीं हो सकता है। वह कानून कितना तगड़ा है, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उसको टच करने में कोई सरकार भी हिम्मत नहीं दिखाती है कि कौन बर्र के छत्ते में हाथ डाले, ऐसा सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल। कि गांव के बने हुए ढांचे को, जैसे जाट महापंचायत है या कोई, उसमें कोई भी सरकार भी दखल देने से पहले 10 बार सोचती है। जी।